बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू आज आपसे करनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 3 मुल्कों की जो ट्राई सीरीज़ थी अंडर 19 की, उसको अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी और बड़ी ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। 21 रन से पाकिस्तान जो है वो ये फाइनल हार गया। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अंडर 19 क्रिकेट है, आप इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं होते, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अफगानिस्तान और श्रीलंका से हम अब बहुत बार हार चुके हैं, तो ये एक किस्म का थोड़ा सा चैलेंज हमारे लिए बनता जा रहा है। बट अफगानिस्तान क्रिकेट की हमने पहले भी बात की थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप उनके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स की बात करें, यूथ क्रिकेटर्स की बात करें, तो वो बड़े शानदार हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग तो उनकी अच्छी है ही, स्पिन भी अच्छी है, लेकिन अब बैटर्स बड़े ज़बरदस्त उनके निकल कर आ रहे हैं। तो वो जो एक T20 का टैग सिर्फ हम लगा देते थे, उस तरीके से रहा नहीं। टेक्निकली साउंड भी है, लेकिन ओवरऑल फिर भी अभी बहुत एरियाज़ है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान अंडर 19 को मुबारकबाद, फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की, लेकिन अभी भी जिस तरह मैंने कहा कि मेहनत और करना होगी और आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और एक पाथवे ऑफ क्रिकेट भी डिफाइन हो चुका है, तो उसके लिए भरपूर तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपसे बात करेंगे मजीद कुछ चीज़ों पर। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी वनडे इंटरनेशनल कल बुलावायो में खेला जाएगा। क्वींस क्लब बुलावायो में ये तीसरा वनडे इंटरनेशनल है। पहले मैच में हमें 80 रन से शिकस्त हुई। डकवर्थ लुईस मेथड के अगर आप कैलकुलेशन की बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान जो था वो काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन जब आप दूसरे मैच की बात करते हैं तो पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही। पाकिस्तान ने 145 रन पर जिम्बाब्वे को आउट किया और फिर 10 विकेटों से जो है वो दूसरा वनडे इंटरनेशनल अपने नाम किया। बहुत ही ज़बरदस्त खेले। साइम अयूब की बात करेंगे, आपको एक और रिकॉर्ड बताएंगे कि साइम अयूब अफरीदी के बाद जिम्बाब्वे में तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। ही टुक अबाउट 53 डिलीवरीज टू रीच हिज 100 एंड ही वाज एब्सोल्युटली क्लिनिकल। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और क्या वजह है कि यही साइम अयूब हैं जो पिछले मैच में इतने ऑफ कलर थे, दूसरे में बड़े सॉलिड नज़र आए, बड़ी बैलेंस के साथ वो शॉट्स लगा रहे थे। तो क्या फ़र्क होता है? मेरे ख्याल से मैं बार बार कहता हूँ कि साइकोलॉजिकली जब 150 रन से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे यही टैलेंटेड बैटर्स बड़े ही एक अजीब शेल में चले जाते हैं, लेकिन जब 150 से नीचे टारगेट हो तो लगता है हमसे बेहतरीन बैट्समैन या बैटर कोई नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप और हम मिलकर तवज्जो ज़रूर डालें कि क्या वजह है कि बड़ा टोटल हो तो हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते इनिंग्स। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि चैंपियंस T20 कप की वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल है उसके स्केड्यूल में तब्दीली आई है। अब जाहिर बात है स्केड्यूलिंग एक बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है। इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, बार बार कैलेंडर की बात की जा रही है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने फिर देखा है कि चैंपियंस T20 कप है और उसकी वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को अब फाइनल की तारीख जो है वो तब्दील की गई है। उसके बाद आपको बताना है आज की तारीख की भी बात करेंगे और कुछ बहुत अहम चीज़ें भी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर बताएंगे कि ओवरऑल जब आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, चैंपियंस T20 कप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस डिटेल में करनी है। इनमें जो नाम अब आप सेलेक्ट करेंगे उनको आप सिर्फ T20 के लिए ही रखें। उनको वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने लाना है तो उसके लिए कोई और फॉर्मेट होना चाहिए जिसको आप ऑब्वियसली किसी और प्रोसेस के जरिए लेकर आएँ। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे दुनिया क्रिकेट से आपको खबर देंगे, पाकिस्तान से भी पहले देंगे कि पाकिस्तान ने अंडर 19 वुमेंस एशिया कप के लिए भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, कौन है वो स्क्वाड में, कौन उसको लीड कर रही हैं। एक अच्छा मौका है हमारी अंडर 19 वुमेंस क्रिकेट के लिए। पूल ऑफ प्लेयर्स हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और इस एशिया कप में पार्टिसिपेट करेंगी तो रिगार्डलेस के रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होगी। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज से 10 साल पहले क्रिकेट में एक ऐसा वाक़या हुआ कि पूरी दुनिया क्रिकेट जो है, बल्कि खेलों की जितनी दुनिया है, वो रुक सी गई। और वो ये था कि फिलिप ह्यूज को दुनिया क्रिकेट में जब वो बहुत ही अच्छा करियर उनका जा रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच में आपने देखा कि उनको एक गेंद लगी और उसके बाद वो जान की बाजी हार गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस था। फिल ह्यूज की फैमिली हो, उनके दोस्त हों, उनके टीममेट्स हों, ख़ास तौर पर माइकल क्लार्क, जिस तरीके से वो इमोशनली टूटे, एक बड़ा ही अजीब सा दौर उसके बाद रहा। और उसके बाद फिर हेलमेट सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी बात शुरू होने लग गई। हेलमेट के पीछे जो प्रोटेक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या शानदार खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूज, इतना ज़बरदस्त करियर चल रहा था, अभी बिल्कुल एक शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन हम सबसे बिछड़े हुए 10 साल हो चुके हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, चीज़ों को तफसील में डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साथ ही एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक, आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट के कोच भी हैं जनाब ज़हूर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर बहुत है शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान अंडर-19 बहुत अच्छा खेली है, लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान से वैसे हम हारे हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान ज़रा हमारे लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि अफगानिस्तान का एक बड़ा अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स है और ख़ास तौर पर अंडर-19 में भी ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो हरा चुके हैं। बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है यार, अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की भी रही है थ्रू द टूर्नामेंट, लेकिन अफगानिस्तान ने जितना अपने अंडर-19 स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ उस पर काम किया। अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप थोड़ा सा साल दो पहले आप चले जाएं तो अंडर-19 और पाकिस्तान शाहीन्स की हम बात करते हैं, टूर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। आपको पता है, इक्का दुक्का टूर जाके आपको साल के अंदर मिलता था। अच्छी बात है कि बैक टू बैक आपको मैचेस मिल रहे हैं और एशिया कप से पहले आपको मैचेस मिले कि आपकी अच्छी बड़ी ट्राई नेशन में परफॉर्मेंसेज हुई हैं। यूएई के खिलाफ भी आपको पता है यूएई ने टफ टाइम पाकिस्तान को दिया था एक मैच के अंदर, तो क्लोज कॉन्टेस्ट बहुत होता है जब नॉन टेस्ट नेशंस की। मुझे जो सबसे अच्छा इंप्रेसिव एक चीज़ लगी थी वो था, सब बात कर रहे थे, शाहजेब की बात करूं जो अपना ओपनिंग बैट्समैन भी है। साद का थोड़ा सा मुझे था कि उसको ओपन करना चाहिए था, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलता हुआ है। इंप्रेसिव साद नहीं ज़्यादा लगा इस दफ़ा। कुछ स्ट्रगल्स भी थे। अपना शॉट सिलेक्शन की बात करूँ उसमें भी कुछ इश्यूज उसके नज़र आते हैं, क्योंकि साद बेग की बात करें, आपको पता है कराची किंग्स के भी प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर कहा जाता है कि फ्यूचर टूर्नामेंट के लिए अच्छे होंगे, लेकिन पेस बैटरी फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की यंग जनरेशन की अच्छी है। खासकर के अली रज़ा की आप बात करें, यंग है, आपको पता है इयन बिशॉप भी उसके बारे में बात कर रहा था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलमोस्ट वो मैच आपको जितवा गया था। अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करें, पेस है, बाउंस स्ट्रैक करता है, लेकिन चीज़ वही है ना अहमद भाई कि कितने ज़्यादा मौके इन लड़कों को मिलते हैं। हम लोग हमेशा यहाँ पर बैठ के डोमेस्टिक की तो बात बहुत ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करते हैं, लेकिन हम शायद एक गैप भूल जाते हैं, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान अंडर-19 के बीच में। पाकिस्तान अंडर-19 और पाकिस्तान का जो गैप है वो इतना ज़्यादा है कि नसीम शाह की बात मैं कोट करूँगा, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरे टेन्योर में इतने अच्छे लड़के थे कि मुझे था कि मुझसे भी पहले पाकिस्तान खेलेंगे, लेकिन गायब हो गए थे अचानक। क्यों? आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलता। इसके बाद अंडर-19 की जो लॉट है, जैसे शाहजेब की मैंने बात कर ली, अली रज़ा की बात की, चलें अली रज़ा तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे हैं। इसके बाद क्या, ये लड़के वो हैं जिनको आपने ग्रूम करना होता है पाकिस्तान शाहीन्स के लिए। पाकिस्तान के डायरेक्टली तो बहुत ही कम ऐसा कोई रॉ टैलेंट आपको मिल जाए कि आप डायरेक्टली उसको इंट्रोड्यूस कराते हो, आपने इनको ग्रूम करना होता है। हम लोग कहीं उस ग्रूमिंग स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं लड़कों को खो बैठते हैं। आपका हर साल एक कैंप लगता है पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, कभी एनसीए कहा जाता था कि विकेट कीपर का कैंप है, फास्ट बॉलिंग का कैंप है, टॉल फास्ट बॉलर्स का कैंप है। वो कैंप की हद तक होता है। मैंने कभी भी उसके बाद ज़ोहर भाई क्योंकि अंडर-19 पे काम भी करते रहे हैं, शायद मैं गलत हूँ, मुझे इस चीज़ पे करेक्ट भी कीजिएगा, मैंने कभी नहीं देखा यार उसके बाद किसी अखबार के अंदर या किसी चीज़ पे निकला कि यार ये लड़के निकले हैं 5-6, इसके ऊपर अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर काम करेगा और ये लड़के जाके पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर जाएं। बहुत रेयर होता है कि एक लड़का आपका आ जाए। ज़्यादातर लड़के जब आप जाके इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलते हो, मेरे साथ खुद मुझे याद एक्सपीरियंस है, पूछा है भाई इतना तेज़ लड़का था, ये कब है? सर 2007-6 में पाकिस्तान खेला हूँ। आज किधर हो? कोई पता नहीं। आज सबको अनवर अली का स्पेल याद है, अनवर अली के साथ जो लड़का था किधर है वो? किसी को याद है? कोई पता नहीं किधर गए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर सबको आज पाकिस्तान का, क्योंकि उनको फास्ट बॉलिंग 500 के प्लस खिलाड़ियों को भी आउट किया। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ जिनको हमने एक टेस्ट मैच खिलाया था, अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद नहीं आए वो पाकिस्तान टीम में। ताबिश खान की बात करो, उसके साथ उस अंडर-19 के अंदर मुझे याद है पाकिस्तान ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस भी थी, यूएई भी थी, सी भी। बिल्कुल, यानी आप खेला हूं, आप कह रहे हैं एक स्टॉप सा लग जाता है और लड़के गायब हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसमें बड़ा मैटर करता है। लेकिन खुरम कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है। वो जो एक T20 का उन पर एक टैग लेबल लगा दिया जाता था वैसा रहा नहीं, टेस्ट स्टेटस भी मिल गया, सीनियर साइड में भी बहुत वास्ट इंप्रूवमेंट नजर आई और ख़ास तौर पर पिछले कितने टूर्नामेंट्स में देख चुका हूँ जहाँ पर उनकी अंडर-19 टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं बिल्कुल, देखें थ्रू आउट द आप सीनियर और जूनियर दोनों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, स्पेशली आपने जिस तरह से उन्होंने देखें ग्रूम किया है और देखें यूएई उनका हमेशा से सेकंड होम रहा है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि प्रैक्टिस वगैरह वो वहीं पे करते हैं, जितने उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, जूनियर्स और काफ़ी जूनियर्स को अपने साथ उन्होंने ग्रूम किया है। और ख़ासकर आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। देखिए ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम्स जितने हैं, वाइट बॉल क्रिकेट हो गई, आपकी टेस्ट क्रिकेट हो गई, जिस तरह से रिसेंटली आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने सीरीज़ खेली, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह से सीनियर टीम पहुंची है, फिर अंडर-19 के हवाले से काफ़ी अच्छे इनके पास प्रोडक्ट्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रूम किया है। और साथ साथ ये जो है फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा ये है कि इनकी जो स्पेशली जो वाइट बॉल क्रिकेट है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इनके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और देखें उन्होंने बाय द पैसिव टाइम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है। अच्छा, इस लेवल पे खुरम ऑब्वियसली मैंने कहा कंपैरिजंस बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल तक पहुंचना भी एक अच्छा ओमन है पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट के लिए।
नहीं देखें, अच्छा साइन है। देखिए पाकिस्तान के साथ अच्छे कोचेज़ वगैरह मौजूद थे, कोचिंग स्टाफ वगैरह, जिस तरह से रेहान रियाज काफ़ी पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में एंगेज रहे हैं, फिर हनीफ मलिक वगैरह काफ़ी अरसे से फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी हैं, और सीनियर शाहीन वगैरह के साथ काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं। और देखिए थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि अभी जैसे ज़हूर भाई भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो अंडर 19 का जो स्ट्रक्चर था, अंडर 19 के हवाले से टूर्नामेंट जो है कैंसिल हो गया था, तो वो अभी तक जो है दोबारा उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किया। देखिए अंडर 19 की टूर्नामेंट होने चाहिए, हालांकि देखें थोड़ा सा बीच में गैप आया था 3-4 साल पहले जो है, जिसके अंदर आपकी क्लब क्रिकेट काफ़ी होती थी, अंडर 19 क्रिकेट भी होती थी, वो उस पर स्टॉप लग गया था। और जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, फिर इनकी टीम आई है, इन्होंने काफ़ी इनको रीशेड्यूल किया है और अंडर 19 वगैरह के काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह अरेंज किए हैं। ज़हूर साहब, इस लेवल के ऊपर अंडर 19 आपने भी बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया है, इस लेवल के ऊपर ये वो बेस है जहाँ पर आपने बेसिक्स इनके ठीक करने, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आ रहा है आप समझते हैं? बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं या बैटर्स हैं, कहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अंडर 19 लेवल पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखें अहमद भाई, अंडर 19 जो है ना बड़ी बेस है। जैसे वैस भाई ने बड़ी अच्छी एक बात की कि जब आपके 5 प्लेयर को परफॉर्म करते हैं, उनको बनाने के लिए आप मूव करें पीछे। जैसे शाहजेब ने अभी रन्स किए हैं, शाहजेब ने रन्स किए, उसको लेके आए टीम में। उसको जब आप टीम में लेके आएंगे, उसको बनाएंगे, उसको ग्रूम करने का यही तरीका है। अब देखिए, अब अगर आप अंडर 19 अगर अंडर 16 से प्लेयर बनाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इंडिया का वो प्लेयर अभी जो जसवाल, जो अभी जिसने 165 किया है, उसकी आप देखें बिल्कुल यंग प्लेयर है, और उसने 165 ऑस्ट्रेलिया में किया। ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको चांस मिला है, तो हमारे क्यों नहीं करते? देखिए अभी साइम अयूब ने एक 100 किया है, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन देखिए ये 100 नहीं है, इस 100 को आप कंसीडर करें बड़ी टीमों के साथ। बड़ी टीमों के साथ अगर आप 50 करते हैं, 40 करते हैं, तो वो 100 कंसीडर किया जाता है। अंडर 19 में काम करने के लिए अंडर 19 जैसे कोचेस चाहिए, उनको लेवल कोचेस चाहिए, उनको बेस चाहिए, उनको बेस पहले लगा देते हैं। अंडर 19 में कितना पैसा मिलेगा, वहाँ से कैसे पैसे मिलेगा। आपको क्लब क्रिकेट में लोग लालच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे तो आप क्लब क्रिकेट खिलाएंगे। मैं उस दिन एक लड़के को बुला रहा था, तो उसने कहा जी आप कितने पैसे देंगे मुझे खिलाएंगे। अब ये हिसाब हो गया है अब क्रिकेट क्या। तो अंडर 19 में तो पहले वो पैसे गिनते हैं, फिर जाके वो क्रिकेट को शो करते हैं। अंडर 19 मैं 2 साल रहा हूँ, आकिब कप्तान था, शदाब उस अंडर खेला है, जिशान मलिक खेला, उमैर मसूद खेला, वो तीनों खेले हैं। उसमें कामरान था कोच हमारा, और उसमें आप देखें कि उनको ग्रूम करने का, पहले प्लेयरों को ग्रूम करें। विकेट कीपर, मैं खुद विकेट कीपर था, मैंने पाकिस्तान में टॉप किया, तो विकेट कीपर गलत हाथ डाल रहा था, तो मैंने उनको कहा यार ये आपकी इसकी रीच सही नहीं आ रही, इसको आप देखेंगे इस तरह करेंगे तो वो बॉल पकड़ेगा, उसकी हेड सामने आएगा तो वो पकड़ेगा। लेकिन वो हमारे जैसे प्लेयर का कैसे सुनते हैं? वो कहते हैं जी हमसे बड़ा कोच कोई नहीं है। देखिए कोच तो वो होता है जो प्लेयर को बनाता है। प्लेयर बना के अहमद भाई ग्राउंड में शो करता है ना, उसको कहते हैं कोच। जैसे मैंने आपको अभी आपने वो बच्चे का सत्ती को देखा, आपने उस सत्ती को देखो, उसको बनाने में मुझे 5 साल लग गए। अब्दुल्ला को बनाने में मुझे 5 साल लग गए। आकिब शाह को बनाने में मुझे 15 साल लग गए, और 15 साल में मैंने उसको लड़ाई कर करके आज उसने पेशावर के खिलाफ आकिब शाह ने मुश्किल कंडीशन में, जिसमें 3 आउट हो गए 30 रन पे, और 100 कर दिया उसने साजिद खान के सामने। और मैं मिसाल देने लगा हूँ साजिद खान की जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, उस दिन मुझे मिला है। उसने जो गुफ्तगू मेरे साथ किया है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि उस शख्स ने कहा कि मैं अपने उस्ताद को, अपने क्लब को मैं आज भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहीं से सीखी और मेरे उस्ताद वही हैं। अच्छा, ये ज़रूर साहब बेसिक्स की आपने बात की है, बड़ा एक अहम सवाल बनता है कि अब जिस तरह वैस भी कह रहे हैं कि अंडर 19 क्रिकेट में बहुत से लड़के आते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब हम अक्सर बड़ा आसान है कि सिस्टम को ब्लेम दे दें, कोच को ब्लेम दे दें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका एक पार्ट ये भी है कि वो प्लेयर के ऊपर भी आती है कि वो कितनी एफर्ट पुट इन कर रहा है कि यार मैं अगर अंडर 19 का सीज़न ऑफ हो गया तो मैं अपने क्लब में वापस चला जाऊं। हमने बहुत दफ़ा, मैं बहुत मायूस होता हूं कि यंगस्टर्स को देखा, अगर वो एक भी सीज़न अंडर 19 का खेल आए हैं तो उसके बाद वो नज़र भी नहीं आते, वो इतने बड़े स्टार बन जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला हमारे क्लब की कंडीशन ऐसी है कि कोई भी प्लेयर बनाता है, वो थोड़ा सा अगर लाइन पे आ जाता है तो उसको बड़ा क्लब ले जाता है। जब वो बड़ा क्लब ले जाता है, मुझे बताएं उसकी सारी मेहनत ज़ाया, उसकी सारी कंडीशन ज़ाया, उसकी सारी काम किया होता है। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने एकेडमी चलाई और मैंने 8-10 लड़के पाकिस्तान को दिए। मेरा लड़का एशिया कप भी खेला है, वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, PSL भी खेला भी है, क्या 100 भी किए हुए हैं। हर उस बच्चे ने 100 क्यों किया है? मैंने 10-10 साल उस पर लगाया। जब तक आप प्लेयर को ये नहीं कहेंगे कि बेटा पहले गेम देख लो फिर आप पैसे के ऊपर जाना। हम लोग पहले पैसे पे लगा देते हैं, प्लेयर पे मेहनत कोई नहीं करता। हर बंदा कहता है कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, कितनी। देखिए सबसे बड़ी बात है अंडर 19 में आप कोचेस लगाएं, और कोचेस वो लगाएं जिनको पता है, जिनको क्रिकेट के बारे में पता है, नॉलेज है, जिनको पता है। मोहम्मद आसिफ आपके पास इतना अच्छा आपका फास्ट बॉलर,
कल उसकी मैं वीडियो देख रहा था, उसने क्रीज के नज़दीक से बॉलिंग करने का बताया, दूर से बताया कि कैसे मुश्किल पड़ती है बैट्समैन को, कैसे ऐसे आप बॉलर को ऐसे बेसिक बताने वालों को बताया जाए। गली भी कहा, उसने कहा उस्मान खान मेरे सामने 6 दफ़ा आउट करूंगा। हाँ, और वो देखिए ऐसे कोचेस लेके आए अहमद भाई, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अंडर 19 में सिर्फ वो कोचेस लेके आए जिनकी अथॉरिटी भी हो। मैंने आपको आगे भी कहा, मोहम्मद आमिर मेरे अंडर खेला है, मोहम्मद आमिर को पीछे से आता था 2 ओवर क्रॉप, मैं कहा मैं कोच हूँ, मैंने कितनी दफ़ा मैंने ऑर्डर दिया है, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद आमिर उसमें निकला, उमर अमीर निकला, रमीज़ निकला, आपका क्या नाम है एक और असद लड़का इब्राहिम, ये वो लड़के जो निकले। और दूसरी बात अहमद भाई कि जो आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं अभी, उनको निकाल के आप लेके आए। देखें अभी उमर अमीन ने 450 रन किए, उमर अमीन कोई बुरा प्लेयर नहीं है, उसको खिलाएं। इस तरह आकिब शाह है, अभी उसको किसी कैंप में नहीं बुलाया, उसने 100 किया, 350 रन किए उसने, और उसने 9 कैच भी पकड़े हैं। वो क्यों पकड़े हैं, उसको मैंने पहले प्रैक्टिस करवाई है कैचेस के, यानी जो बेसिक टैलेंट है वो आई थिंक उसको बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अवैस, मैं इससे पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आए, जिम्बाब्वे की बात करें, ये खदशा तो आपने भी पहले मुझे याद है जाहिर किया था, और जहूर साहब ने भी उसकी निशानदेही की है कि ख़ास तौर पर यूथ लेवल पर, अंडर 19 लेवल पर बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं। वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल उसकी तरफ देख रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार बना दिया जाता है, डिजिटल मीडिया का दौर है। एक आध वीडियो के ऊपर हमने देखा है कि PSL खेलने की बातें हो रही होती हैं, शेड्स लगाए, हेडफोन्स लगाए, और प्लेयर जो है वो समझ ही नहीं आती कि प्लेयर है कौन है ये। तो बड़ा सिंपल सा मसला है। अंडर 19 कैंप की अगर बात करूँ, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर्स के साथ काम करता हूँ, तो मुझे उस लेवल की मैं बात करता हूँ। फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान लेवल पे नहीं किया, मैं कैंप लीग टीम्स की बात कर रहा हूँ। अंडर 19 जब एक लड़का खेल के वापस आता है ना, सबसे पहला उसका दिमाग पता है क्या ख़राब होता है, वो ये नहीं देखेगा कि पीछे कोच जो पाकिस्तान अंडर 19 के साथ लगा है, या वो लगा है रीजन के साथ आप कर लें, या क्लब क्रिकेट के साथ, बेशक वो क्लब बड़ा क्यों ना हो, उसने लेवल्स कितने किए हैं, लेवल किए नहीं किए हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका इतना दिमाग ख़राब हुआ होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जो अंडर 19 के लड़के से मुझे पता है बहुत से देख रहे होंगे, उनका दिमाग क्या पता है ख़राब होता है कि यहाँ पर बेशक उसको क्रिकेट ना भी आती हो, उसके फॉलोवर्स और टीवी के ऊपर बंदे के, वो टीम के साथ लगाओ, उन्हें कहना हाँ ये अथेंटिक है, वो बंदा अथेंटिक नहीं है, बेशक उसने अंबार लगाया डोमेस्टिक के अंदर, क्योंकि उनको पता फेस नहीं है। हाँ। वो कभी उसके पीछे नहीं जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर, क्वालिटी के पीछे नहीं जाना, हमारे क्वालिटी के अंदर नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान में नहीं खाली इंडिया में भी है ये मामला, क्योंकि यूएई के लिए मैं खेलता हूँ, यूएई में भी ये मामला है। सबसे बड़ा एक इशू, हम लोग खुद स्टार क्यों बनाते हैं लड़के को। मैंने कहा ना, जब आप बाबर आजम की बात करते हो, कहीं ना कहीं स्टार बनाते हुए हम भूल जाते हैं उसको बताना कि तुम इंसान भी हो, नीचे भी गिरोगे, तुमने उठना भी है वापस। जब अंडर 19 खेल के लड़का वापस आता है, वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा लेवल होता है, आप सीरीज खिला दो ना लड़के को अंडर 19 के, उसके अगले दिन आप ग्राउंड के अंदर आते हुए तेवर चेक करो तो आपको साफ पता लग जाएगा पाइन खेड़ के आए, आज सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। चप्पलों में ग्राउंड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टाइल क्या होते हैं, ग्लासेस किधर हैं, शॉर्ट्स किधर हैं, बैग तो पकड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, उस्ताद जी मेरे आज कमर में दर्द है, मैंने बैटिंग करनी है क्योंकि मैं खेला हूं। खुरम, आपने भी ऐसी कोई चीज नोट की है जहां पर ऑब्वियसली आप भी एक स्ट्रक्चर से आए हैं, आपने भी क्रिकेट खेली है, जहां पे अब आपको लगे बड़ा डिफरेंस आ गया? नहीं, बिल्कुल। देखें, आजकल जब से क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है। और आप सही का ज़रूर भाई ने भी हाईलाइट की कि आप प्लेयर चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आना स्टार्ट हो जाए। जब पैसे आते हैं तो ऐसी बात है, उनकी एक लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। और खाली ये नहीं, मैंने ऐसे भी प्लेयर्स देखे हैं कि वो जब आते हैं तो उनके किट बैग्स कोई और उठा के आ रहे होते हैं। 1-2 मैच खेलते हैं, फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखें, अब हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स नहीं रहे जिस तरह से हम 4-5 साल पहले देखते थे। अभी मैं ऑफेयर भी यही बात कर रहा था कि देखें, अभी आपका एक पहला काज़ीज़म ट्रॉफी का जो राउंड ख़त्म हुआ है, तो प्लेयर्स के अंदर उस तरह से वो पोटेंशियल नज़र नहीं आया कि वो बड़े बड़े जाके स्पेल करें बॉलिंग में, या जाके लंबे लंबे इनिंग खेलें, स्टे करें, 2-3 डॉट ओवर्स खेलें, फिर उसके बाद रन्स करें। 2-3 डॉट्स बॉल खेलते हैं, फ़ौरन जाके T20 और T10 के स्टाइल में जाके शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट को इसके अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे पहले होते थे अंडर 19 के कैंप्स वगैरह होते थे, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर डिफरेंट अंडर 13 और उनके फास्ट बॉलिंग के और स्पिन बॉलिंग डेवलपमेंट के और विकेट कीपिंग के कैंप्स होते थे। दोबारा इनको उस तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। स्पेशलाइज कैंप्स की बिल्कुल ज़रूरत है। इस मौके पर हम छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी गुफ्तगू अंडर 19 क्रिकेट को लेकर की है। मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी स्टडी कर रहा था, तो मैं यही मालूम होता है कि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस के रेडार में भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज रही है, लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती कैरी किया गया है। तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर फ़र्क लाने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन अब हमने पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करनी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का कल खेला जाना है स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो में। और जब आप क्वींस क्लब की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक बड़ी ही शानदार मैचेस हो रहे हैं। अब हमारे पास मौका है कि हम सीरीज़ अपने नाम कर लें और ताकि ये चैप्टर भी ज़रा क्लोज हो जाए। ऑफ कोर्स सीरीज़ का आखिरी मैच है ये, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? भाई ठीक है। बहुत। तो कल बड़ा फ़र्क सा हो गया, मतलब वही टीम थी, वही बॉलर्स थे, यही बैटर्स थे, लेकिन जो ही हमने देखा स्कोर 200 से नीचे है तो हम एक नए जोन में नजर आएगा। अहमद भाई, हमारा जो एक तो वनडे में ये है कि बड़ा स्कोर हम चेज़ करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, और हमारे बैटर्स जो हैं वो शुरू से ही जो है ना बड़ा स्कोर देख के तो उनका जो हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ना कि इनको जो मैचेस हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक में भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमें बड़े स्कोर करने चाहिए ताकि पिचेस ऐसी बनाएं जिस पे बड़े स्कोर हों, ताकि बैटर्स जो हैं उनको पता चले कि हमने रन्स करने हैं, 200 करने हैं, 300 करने हैं। देखिए आप वनडे में 300 तो अब मामूली है, हर टीम 300 कर रही है, और हम अभी तक 200 और 250 के दरमियान फंसे हुए हैं। तो जितनी देर हम 300 नहीं करेंगे, 300 चेज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास ऐसा हमेशा यही होगा कि 150 स्कोर होगा, 200 होगा, तो उसके दरमियान ही हम चेज़ करेंगे, अदरवाइज हम जो है ना वो चेज़ पे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, कल तो उनको क्रेडिट देना होगा। आई थिंक स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी की अबरार ने, अच्छा डेब्यू हो गया उनका। फैसल अकरम तो वैसे ही बड़े शानदार हैं। एक बड़ा मसला पावर प्ले का हम डिस्कस करते रहते हैं कि पहले पावर प्ले को पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं करता, लेकिन उसका एक और सबसे बड़ा मसला जहांगीर भाई ये भी नजर आ रहा है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पा रही, सिंगल नहीं लिए जा रहे, जो कि आई थिंक एक बहुत वाजे फर्क पड़ रहा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए स्ट्राइक रेट आपका तभी बढ़ता है जब बाउंड्रीज, तो आपको आउट बाउंड्रीज मिल जाती हैं, लेकिन असल चीज़ है कि आपने रोटेट करना है। स्ट्राइक को आप रोटेट करेंगे, सिंगल्स निकालेंगे, गैप्स में खेलेंगे। देखिए जो वनडे क्रिकेट है ये ऑलमोस्ट 4 डे क्रिकेट की तरह है कि आपने ये नहीं कि आपने सारी बॉलिंग रोकनी है, आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा चलाना, फिर आउट बाउंड्रीज भी मिलती हैं। जब बाउंड्रीज मिलती हैं तो आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ बाउंड्रीज पे देखते हैं कि T20 क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं हमारे लड़के कि अब सिर्फ बाउंड्रीज को देखते हैं, जबकि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। 20 ओवर और 50 ओवर्स गेम में बहुत फ़र्क है। 50 ओवर में आपको क्यूमुलेट करना पड़ता है, आपको सिंगल्स लेनी पड़ती हैं, फिर जाके आउट बाउंड्रीज के साथ आप जाके मैच करते हैं। जबकि T20 में आपने देखना होता है कि सिंगल मिले ना मिले, लेकिन आपने हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगानी है। तो ये माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा T20 वाला लेके चल रहे हैं कि आपने सिर्फ बाउंड्रीज को फोकस करना है। जितनी देर सिंगल डबल्स पे नहीं जाएंगे तो वनडे क्रिकेट जो है वो उसका स्ट्राइक रेट भी तभी बेहतर होगा जब आप सिंगल डबल्स लेंगे। वैसे कल साइम बड़े बैलेंस में नज़र आए, क्या शॉट होल्ड भी कर रहे थे और एक अलग ही बैटर नज़र आ रहे थे। उन्होंने आफरीदी के बाद तेज़ तरीन सेंचुरी भी जिम्बाब्वे में कर दी, एक रिकॉर्ड सा भी बन गया, लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट बैटर देन व्हाट ही वाज इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं साइम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बनता भी था और करेंगे अगर ना और हुआ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान टीम है, वो तो क्लियर कट है कि टीवी ना देखो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम है। कल इंटेंट नज़र आई, फिर मैं कहूँगा मुझे पता है बहुत से लोग तंग पड़ते हैं इंटेंट वाले अल्फाज से, लेकिन यार अहमद भाई जिस वक्त जो बात अभी भी हो रही थी, मैंने आपको उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे ना, 140 चेस करना बहुत कम ऐसे मैचेस में होता है कि वो मैच फंसे, ज़्यादातर वन साइडेड मैचेस होते हैं। 200 चेस करने वाली इंटेंट हमारी अभी भी नहीं है। बेशक आप जिम्बाब्वे अच्छा खेले हो यार, कॉन्फिडेंस है आपकी टीम में, आपके ओपनर्स ने कल 106-107 रन की पार्टनरशिप की, अच्छी बात है, बहुत अरसे के बाद आपको पार्टनरशिप नजर आई है। साइम अयूब कल एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, माजरत जो ट्विटर के ऊपर भी लोग हैं, साइम अयूब अभी नया लड़का, आप सईद अनवर के साथ तो ना कंपेयर करो, लोग स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी कर सईद अनवर वाली कवर ड्राइव्स हैं, सईद अनवर एक ही था और वो आएगा भी नहीं वैसा प्लेयर आपके पास। आपके एक अच्छी बात थी कि जिस वक्त आप स्ट्राइक रेट्स की बात करते हो, कल आपको वो बाउंड्रीज भी निकाली आपने, जब बॉल्स की ज़रूरत थी आप उसको यूटिलाइज भी करते हुए। सबसे बड़ा जो मसला आपको नजर आता है वो रोटेशनल पॉलिसी का, जब आप रोटेट द स्ट्राइक की बात करते हो आप नहीं करते हो। आपके जो डॉट बॉल डिलीवरीज हैं वो हमेशा आपके रन से ज़्यादा होती हैं, जो हमें मार खानी पड़ती है हमेशा। जब आप बात करते हो बड़ी टीम्स, इसके बाद आपने साउथ अफ्रीका खेलने जाना है, साउथ अफ्रीका के अंदर आपकी साफ बात है, जब ये मैं 300-250 की बात कर रहा हूँ, बेशक वो चौकर्स अपनी जगह है लेकिन अच्छी साइड है। पाकिस्तान को पिछले मैच के अंदर उन्होंने चौक नहीं किया, याद होगा आपको आखिरी बॉल तक वर्ल्ड कप के अंदर किया था। जब वो स्कोर करेंगे 250 इनके हिसाब के सामने, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मेरे लिए सबसे मायने है, क्योंकि पाकिस्तान स्टिल उसके अंदर लैक करता है। फिर जो मसला आपका मिडिल ऑर्डर का है, जहां पर हम तो ओपनर्स की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास अभी तक ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है जो 5-6 नंबर की बात कर रहा हूँ,
जो कि उस स्ट्राइक रेट को लेके चले स्ट्राइक रेट ज़्यादातर आकिब जावेद भी कहते हैं स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, उस वक्त मैटर करता है कि सिचुएशन क्या है, ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन फिर रन रेट की लेकिन वनडे में एवरेज तो मैटर करती है। एवरेज करती आपके है। दोनों जो टॉप पिछले 2 साल से जो टॉप एवरेज है वनडे के, इमाम और फ़खर, वो दोनों टीम में नहीं है इस वक्त। तो अब अब्दुल्ला और साइम के पास ये मौका ज़रूर है अपने आप को मनवाएं, हम तो बार बार ये कहते हैं। देखिए जब भी आप ओपनर्स को डिफाइन करते हो तो अहमद भाई क्रिकेट आप भी खेलते हो, एक आसान अल्फाज में क्या कहते हैं कि तूने जाके मारना है, मैंने जाके स्ट्राइक को रोटेट करना है। क्लैरिटी नहीं है या प्रेशर किस चीज़ का है, दोनों के ऊपर शक्ल से नज़र आता है आपको। साइम की अगर बात करूं तो अगर T20 की बात करूं, साइम ने ज़्यादा ओपन बाबर आजम के साथ ज़ल्मी के लिए किया, उसमें ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में आपको नज़र आता है। अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, उसने साइम के साथ बहुत अरसा हो गया, लेकिन आपको पता है वो फ़खर के साथ भी ओपन करता रहा, उसके अंदर वो ज़्यादा पोजीशन में नज़र आता है। क्लैरिटी नहीं है रोल की। मैंने कहा ना शायद एक बहुत ज़्यादा पीछे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि भाई जाके स्कोर करोगे, नहीं करोगे टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर आपने ड्रॉप करना ही था तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती पाकिस्तान की, एक आप लोगों ने मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में बिठाया हुआ है कि ये T20 का प्लेयर है, आपने उसको T20 से निकाल दिया। अच्छा नहीं, लेकिन अब इसका बरक्स जरूर हो गया, क्योंकि अगर अब आपने कोई चेंज करनी थी या अगर आपने किसी को ट्राई करना था, वो 2 ही लड़के थे जो कमबैक कर रहे थे, एक तो अहमद दानियाल थे, दूसरे शाहनवाज धानी थे, और दोनों इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह जांदाद खान को और आमिर जमाल को शामिल किया जा रहा है। वनडे आखिरी के लिए जांदाद आएंगे और T20 के लिए जो है वो आमिर जमाल शामिल। दानियाल बेचारा, मैं कहता हूँ लाहौर कलंदर का वन ऑफ द फाइनेस्ट अच्छा पेसर है, लेकिन उस बेचारे का बैड लक बहुत ज़्यादा है। धानी के साथ भी ये कुछ चौथी धानी दफा हो का रहा भी है। ये मसला है। धानी की अगर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, मुझे पता है पैचेस बीच में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं इस वक्त पाकिस्तान अगर टीम की बात करूँ, हसीबुल्ला पे आना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं उस पर। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी अहमद भाई, डोमेस्टिक जितना सर्किट उसने खेला, अंडर 19 खेली, उसने एज एन ओपनर खेला है, चाहे वो जल्मी के लिए आप बात करें, अगर उसने बात करूँ मैं पेशावर सुपर लीग के लिए, जिस पोजीशन पे आप उसको खिला रहे हो वो पोजीशन नहीं है उसकी। वो क्यों खेल रहा है उस पोजीशन में? बैक एंड पे अगर मैं उधर बैठा हूं तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है, हाँ। मैंने अपने आप को जगह का थोड़ा सा करते एक लड़के के साथ। खैर जगह का थोड़ा सा सकता है, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं कल की इनिंग से साइम की अगर बात करें? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा डिफरेंट लगे, और साथ ये मेरे जहन में बड़ा दुख भरा सवाल ज़रूर है कि ये तीसरी चौथी दफ़ा शाहनवाज धानी के साथ ऐसे ही हो रहा है कि टीम तक पहुंचते हैं और फिर इंजर्ड हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, इब्रार को डेब्यू पे 4 विकेट्स वगैरह ली, फिर सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त, और कैप्टनशिप भी बहुत ज़बरदस्त रही, और जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने कम बैक किया, आपको पता है कि पहला मैच DL पे पाकिस्तान हारा तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कम बैक किया। और देखिए, जहाँ तक साइम अयूब के हवाले से 12 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, तो साइम अयूब जो है इज़ अ वाइट बॉल जो है स्पेशलिस्ट प्लेयर है, एंड ही इज़ नोन फॉर साइम अयूब, जिस तरह उन्होंने कल इनिंग खेली। और देखिए, हमने अभी मद्देनजर रखना है चैंपियन ट्रॉफी को, और उसके लिए ग्रूम करना है। जिस तरह से भी आपका जो ओपनर्स भी है बहुत अच्छे, राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है हमेशा से जो है बॉलर को ना डिस्ट्रैक्ट करता है। और जिस तरह से कल साइम अयूब ने फायर पावर इनिंग खेली है, उन्होंने बताया है कि इनके पास बहुत अच्छा एग्रेसिव इनिंग खेलने का पोटेंशियल मौजूद है। और जिस तरह से वो लीग क्रिकेट खेलते आए हैं, CPL में खेलते आए हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलते आए हैं, तो उसी साथ जाके उन्होंने अटैकिंग गेम खेले। देखिए, मॉडर्न डे अप्रोच भी यही बनती है कि शुरू में आप जाएँ, अपोनेंट टीम के ऊपर आप प्रेशर बिल्ड करें, और दूसरे देखिए उस तरह से बहुत अच्छे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, सिंगल डबल लेके दे रहे थे, और थ्रू आउट जो है इन्होंने एग्रेसिव इनिंग खेली। और जहाँ तक आपने शाहनवाज धानी के हवाले से बात की, देखिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है, जब भी उनको एक सीरीज़ में अच्छा मौका मिलता है तो वो एक इंजर्ड हो जाते हैं, इंजरी का शिकार हो जाते हैं। पर अभी काफ़ी क्रिकेट पड़ी है, तो इन फ्यूचर उनको अच्छा यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कप्तानी कल बड़ी ज़बरदस्त हुई है, और मैं ये देख रहा हूँ कि रिजवान का बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो सलमान अली आगा के ऊपर आ रहा है, और हम बार बार कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड है, लेकिन अब लग रहा है कि कंप्लीट ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि कल भी उन्होंने, मैंने देखा जिस तरह सिकंदर को आउट किया, छक्का पड़ा, उसके बाद अपनी लाइन नहीं चेंज की, वहीं से आउट किया। तो अच्छा है कि ग्रूम हो जाएंगे टू अ पॉइंट कि जहाँ पर एक पाकिस्तान के लिए प्रॉपर स्पिनर बन सकें, 10 ओवर्स कर सकें। नहीं, देखिए पाकिस्तान काफ़ी अर्से से आपको पता है कि एक अच्छा ऑलराउंडर जो है ना मिस कर रहा था, और वो उसकी कमी पूरी कर दी है सलमान अली आगा ने। जिस तरह से आपको हफीज़ नज़र आते थे, शोएब मलिक नज़र आते थे, तो उसके बाद एक ऑफ स्पिनर एक आपको अच्छा नज़र आया है। और दूसरा कि सलमान अली आगा जो है थ्रू आउट देखें ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम में परफॉर्म करते हुए आए हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट में भी नज़र आया, आपको T20 में भी नज़र आया, PSL में इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। और दूसरा ये कि एक अपना फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उनके अंदर देखें क़यादाना सलाहियतें भी हैं, तो अपने साथ उनको ग्रूम भी करें। वाइस कैप्टन का उनके पास चार्ज भी है, और देखिए काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान का एक आपको देखें वनडे के अंदर नज़र आ रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन, देखें ये दोनों एक साथ ग्रूम हो रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जहांगीर साहब, बॉलिंग तो खैर बहुत ही कल ज़बरदस्त रही। मेरे ख्याल से अबरार ने बड़ा अच्छा अपना डेब्यू कर लिया, 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। फैसल अकरम बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बात वही है कि आप इन स्पिनर्स को कितनी कंसिस्टेंसी देकर ग्रूम करते हैं साथ साथ।
नहीं अहमद भाई, बिल्कुल इब्रार काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहा जिस तरह उसकी एबिलिटी है, और उसको चांसेस भी दिए गए हैं लेकिन उस तरह नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इब्रार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये स्पिनर्स तो कर रहे हैं, जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं उनको यहाँ पे आउट करना चाहिए था। ठीक है, अगर सलमान अली आगा कर रहे हैं, उस तरह स्पिनर तो नहीं है, वो पार्ट टाइम स्पिनर ही समझिए, मेकशिफ्ट बॉलर है, मेकशिफ्ट बॉलर है। अगर वो आउट कर रहे हैं, और फैसल अकरम भी अच्छे लगे हैं, साथ ये भी इन्होंने भी 4 आउट किए हैं इब्रार ने, लेकिन जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हमें उनको देखना अच्छा, चाहिए। इसमें आमिर जमाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर डेवलप करना चाह रहा है, लेकिन बॉलिंग कुछ खास हद तक इंप्रूव नहीं हो रही। आमिर जमाल जिस तरह अपनी फर्स्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, उस तरह उन्होंने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, अभी तक उस रिदम में वो वापस नहीं आए। अभी तक अगर आप आमिर जमाल को देखें तो अभी जितने भी चांसेस मिले, आमिर जमाल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहे। ये उनको देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस आगे जानी चाहिए, बल्कि वो पीछे जा रहे हैं। तो जैसे देखें, हमारे पास तो ऑलराउंडर्स ट्राई कर करके हम थक चुके हैं, हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं मिल रहा। तो हमें ये उम्मीद थी कि आमिर जमाल ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के बाद कि ये अच्छा होगा, लेकिन ये भी आगे जानदाद जो है वो होगा। लेकिन मुझे जो मज़ीद चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इमामुल हक और फ़खर ज़मान को टीम में लाजमी साउथ अफ्रीकन टूर में रखना चाहिए, ताकि देखें वनडे के स्पेशलिस्ट जो हैं, जो एवरेज के लिहाज से भी देख लें तो दोनों जो हैं वो दोनों बाहर बैठे हैं। अगर ये दोनों इन होंगे तो मेरे ख्याल में जो हमारी बैटिंग है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। अब्दुल्ला, मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला को निकाल दें या साइम को निकाल दें, ये भी हों, लेकिन इमामुल हक और फ़खर ज़मान को लाजमी होना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला पे ड्यू हो गया है मेरे ख्याल से, बहुत अरसा हो गया कि एक बड़ा स्कोर चाहिए आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे रन चाहिए, और मैं कहता हूँ इनको ओपनर रखें, साथ इसके इमामुल हक ओपनर आ जाए, और वो साइम जो है वो 1 डाउन भी बैटिंग कर सकता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली मेरे ख्याल से घुमा फिरा के वो ऑलराउंडर्स की बात हो रही थी, मुझे याद आता है कि फिर हम वापस राना साहब पे पहुंच जाते हैं, फ़हीम अशरफ ही याद आता है हमें कि एक ही ऑलराउंडर हमने बनाया इतने अरसे में, लेकिन फिर वो भी इन एंड आउट इतना टीम में रहे हैं कि वो खुद भी बेचारे कंसिस्टेंट उस हवाले से नहीं हो पाए। आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर-19 एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ये 6 टीमों का टूर्नामेंट है जो 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जा रहा है। और अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त पूल ऑफ प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं। ज़ुफ़शाह अयाज़ हैं जो कप्तान, और कोमल खान को जो है नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना पहला मैच 15 दिसंबर को इंडिया के खिलाफ खेलेगी, तो एक बार फिर से वो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी बतानी है। आज फिलिप ह्यूज़ को हम सबसे बिछड़े, दुनिया क्रिकेट से बिछड़े 10 साल हो चुके हैं। एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से खेलों की तमाम जो दुनिया है वो रुक सी गई। एक वीडियो है, मेरे ख्याल से टीम ने वो रेडी की है, तो आप वो मुलाहिज़ा फरमाएं, उस पर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उसके बाद हेलमेट सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई। उससे पहले तक किसी ने रियलाइज़ नहीं किया। वैसे आपको क्या याद है 10 साल पहले जब आप इस वाक़े की बात करते? अभी जब आपने कहा 10 साल तो मेरे मुँह से निकल गया, सीरियसली बड़ा जल्दी टाइम निकला। मुझे याद है उस वक्त एक दुनिया क्रिकेट रुक सी गई थी और कुछ बोलने को था नहीं, समझ में नहीं आ रही थी आखिर हुआ क्या, क्योंकि बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स अहमद भाई होते हैं क्लब क्रिकेट के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसे बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हैं कभी देखे हों आपने कि यार ऐसे हुए हों। वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर्स मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। कल जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री, जब हम बात कर रहे थे, जब डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ऐसा कोई प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का नहीं था जो बात ना कर रहा हो। वो हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, चपेट शॉट हो जिस तरीके की मारता था, उसका जो एक स्टाइल ऑफ ओपन था, वन ऑफ द ग्रूमिंग क्रिकेटर्स था अपनी एज के ऊपर। लेकिन एक चीज़, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हुआ था वो तो अल्लाह की मर्जी थी, जो भी अपना था इसमें। लेकिन यंगस्टर्स के लिए एक पैगाम ज़रूर है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ना एक मसला ये है कि जब हम चाहे नेट करने जाते हैं, चाहे हम अपनी नॉकिंग कर रहे हों, हम बेशक सामने छोटा बच्चा लगा उसको थ्रो डाउन भी कह रहे हो, तो हमारे ज़्यादातर लड़के या हम भी जब खेल रहे थे तो हम स्टाइल मारते थे कैप पहन के जी कॉलर ऊपर करके, नहीं जी वो बच्चा लगा हुआ, हेलमेट नहीं पहनना। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कभी भी नहीं पता कि आपको कब बॉल जो सा जब आप डक करो वो सीधा मुंह के ऊपर आके लगती है बॉलें, आपको छोटे बच्चे की भी लग जाती है। हेलमेट मस्ट है। हमारे आज भी क्लब क्रिकेट्स के अंदर हेलमेट नहीं यूज़ होता। मैंने कहा ना, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे था कि आपने वो सारा कुछ निकाल दिया वगैरह। आज भी आपको पता है ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते इस चीज़ को, लेकिन हमारे क्लब क्रिकेट के अंदर ये अनफॉर्चुनेट सीन है कि आज भी लोगों की डेथ्स ऐसे होती हैं। ख़ास करके थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि हमारे जो बैट्समैन हैं शायद वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। अंपायर्स आजकल आपको पता सख्ती करते हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर अच्छी क्रिकेट खेले हो, आपको पता है कि यार मैं हूँ, तो कम से कम बताया। आपको याद हो गया मैं शहजाद को गेंद लगी थी एक दफा, बगैर हेलमेट के खेल रहे थे, वाकया याद है आपको? मुझे, मैं वही कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट बॉलर्स भी बेचारे, मैंने बॉलर्स को देखा खुद कहते हैं कि यार हेलमेट। लेकिन खुरम, हाउ डिड इट रीडिफाइन क्रिकेट? क्योंकि एक बड़ा ही जैसा मैंने कहा अफसोसनाक वाकया था।
इतना टैलेंटेड क्रिकेटर, इतना ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया के लिए, नहीं पूरी दुनिया उसको देख रही थी कि ये फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मतलब में एक नाम बनेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें रिवाइज होगी, कंकशन प्रोटोकॉल आ गए, हेलमेट की सेफ्टी रीडिफाइन होगी, बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई उसके बाद। देखिए सबसे पहले तो मैं मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मुझे आज भी याद है कि उस दिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा था डायमंड ग्राउंड पे, नेशनल बैंक की टीम का और इस्लामाबाद रीजन का। तो जब ये इंसिडेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस हो गई थी हर तरफ। उस वक्त वहाब रियाज भी खेल रहे थे, दूसरा कामरान अकमल भी थे, फिर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम वगैरह थे। लेटर ऑन रात को हमने उनकी याद में एक ताज़ियती किया भी प्रोग्राम भी किया और फिर खामोशी भी इख्तियार की, बुके वगैरह सब चीज़ें रखी। देखिए आपको पता है कि सेफ्टी जो है वो सबसे पहले नेसेसरी है। जब आप कोई भी कोचिंग वगैरह का कोर्सेज वगैरह कहते हैं, जब आप हार्डवर्क क्रिकेट खेलते हैं तो उसके हवाले से देखें प्रोटेक्शन गियर्स हैं। और जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो काफ़ी ही ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे वर्क किया गया, किस तरह से आपने अपने आप को इक्विपमेंट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना है। हालांकि ये इंसिडेंट नहीं था, इसके अलावा भी आपने देखा है कि आर्म गार्ड्स वगैरह भी प्लेयर्स नहीं पहनते थे। जिस तरह से एक दफ़ा बाबर की भी इंजरी का शिकार हो गए थे, फिर लेटर ऑन जो है प्रोटेक्शन गार्ड्स। देखिए प्रोटेक्शन गार्ड बहुत नेसेसरी है। देखें एक ही मैसेज आता है, जो यंगस्टर प्लेयर हैं जो आ रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, आगे खेल रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन जो नेसेसरी है, आप जितने भी गेयर्स हैं सेफ्टी गेयर ज़रूर आपने पहने। जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे? एक वाकया ऐसा था जिसने रीडिफाइन कर दिया क्रिकेट को, लेकिन ये बड़ा अफसोस जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था अहमद भाई। और मुझे याद है कि ह्यूज़ जो है वो बड़े स्टाइलिश प्लेयर थे और बड़े फॉर्म में थे, और एबिट की बॉल उनको लगी थी और इस तरह हुआ। लेकिन उसके बाद से देखें कंकशन का भी लॉ आ गया, हेलमेट का भी एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक अभी है। ये जो अभी बात की है सेफ्टी गियर्स की, देखें सेफ्टी गियर्स ना हमें डोमेस्टिक में नज़र आते हैं ना हमें क्लब क्रिकेट में नज़र आते हैं, और हम हेलमेट की भी वो क्वालिटीज़ नहीं है कि जो जिस तरह के इंटरनेशनल सतह पे होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सेफ्टी गियर्स के ऊपर हमें अपने डोमेस्टिक में भी देखना चाहिए और क्लब क्रिकेट में भी देखना चाहिए। इंटरनेशनल में तो चलें आपको कंपलसरी है कि जब फास्ट बॉलर आएगा तो आपने हेलमेट पहनना है, ठीक है। ये तमाम लॉज जो हैं वे डोमेस्टिक में और क्लब क्रिकेट में भी अप्लाई होने चाहिए, और सेफ्टी गियर्स जो हैं ये लाजमी वेयर करनी चाहिए सबको। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से एक वाज़ेह पैगाम है जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं या जितने भी नाजरीन प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। फिल ह्यूज़ का एक वाकया ज़रूर है जिसने रीडिफाइन कर दी क्रिकेट, लेकिन बात फिर वही है कि आप अगर स्पिनर भी खेल रहे हैं, नेट भी कर रहे हैं, हेलमेट किसी वजह से बना है, आप उसका इस्तेमाल करें और बाकायदा तौर पर उसकी जितनी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करें, ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो जो सिर्फ आपके लिए दर्दनाक ना साबित हो, बल्कि अगर आप उसके बाद से फिल ह्यूज़ की फैमिली को देखें, उनके जो टीम मेट्स थे, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ माइकल क्लार्क का इमोशनल ब्रेकडाउन, वो आज तक शायद बेचारे रिकवर नहीं कर पाए उससे, तो एक बहुत ही दर्दनाक वाकया था। लेकिन फिल ह्यूज़ हमेशा से याद किए जाएंगे। आज भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जितने मैचेस हो रहे थे उन्होंने उनके लिए खामोशी इख्तियार की, बाकायदा पूरी दुनिया से ट्रिब्यूट्स दिए गए, और मेरे ख्याल से हम भी फिल ह्यूज़ को ट्रिब्यूट ज़रूर देते हैं। एक शानदार क्रिकेटर थे दुनिया क्रिकेट के लिए। जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। खुरम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवैस, यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।